नमस्कार मित्रों, आज आपको हम लेकर आए हैं वापस से सेकंड वीडियो संप्रदाय वाला। यानी इससे पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय से संबंधित पहला वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने आपको 3 संप्रदाय बताए थे। ठीक है, जिसमें मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय हमने आपको बताया था। इसके बाद में दूसरा संप्रदाय हमने आपको बताया था प्रयोजनवादी, और तीसरा संप्रदाय बताया था कार्यात्मकवादी। ठीक है, 3 के बारे में चर्चा हमने की थी, अच्छे से आपको बताया था। जो भी महत्वपूर्ण इसमें था, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से था, वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। आज हम बात करेंगे 4 संप्रदायों की। ठीक है, हम आपको टोटल 7 संप्रदायों के बारे में बताएंगे और इन्हीं में से आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, रीट की करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की करो, मैं एक साथ सबको लेकर के चल रहा हूँ। थोड़ा सा ये है कि इसमें टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स क्लियर करूँगा। तो जो आपके हिसाब से, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए टॉपिक सही है, वो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, वैसे सबके लिए हैं, आप सब पढ़ सकते हो। तो चलिए, आज हम चौथा संप्रदाय आपको बता रहे हैं। देखिए, संप्रदाय का नाम है हमारा गेस्टाल्ट संप्रदाय, जिसको हम समग्रवादी संप्रदाय भी कहते हैं। अब देखो, गेस्टाल्ट जो शब्द है हमारा, ये गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ भी समग्र या पूर्ण होता है, यानी कि संपूर्ण होता है, या फिर हम इसको समग्र कह सकते हैं, समग्र या पूर्ण इसको कह सकते हैं, पूर्ण। ठीक है, किसको? गेस्टाल्ट को। अब ये गेस्टाल्ट संप्रदाय जो है, इसका जो निर्माण या उत्पत्ति जो मानी जाती है, वो मानी जाती है 1912 में जर्मनी के अंदर। ठीक, एक बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है, यानी जर्मनी के अंदर 1912 में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसके जो प्रवर्तक हैं, अगला हमारा प्रश्न इसमें से बन सकता है कि गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो आपको बताना होगा मैक्स वर्दिमर और कोफा और कोहलर। ये आपको 3 नाम याद रखने होंगे। ठीक है, किसमें? आपको प्रवर्तक की हम बात बता रहे हैं, तो प्रवर्तक में आपको सिर्फ 3 नाम यहां पर याद रखने होंगे, मैक्स वर्दिमर, कोफा और कोहलर। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है, गेस्टाल्ट शब्द क्या है? तो इसके लिए हमने लिखा है, स्पष्ट किया है, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है समग्र आकार या पूर्ण आकार। देखो, यहां से आपके 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो ये कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? तो जर्मन भाषा का है। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होगा समग्र आकार या पूर्ण आकार, या समग्र या पूर्ण। ठीक है, यानी संपूर्ण बात है। गेस्टाल्ट का मतलब हो गया संपूर्ण, यानी कोई आधी चीज नहीं, यानी संपूर्ण चीज की बात है, यहां पर समग्र की बात है, ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें विशेष क्या बताया गया है, इसके अंदर मुख्य तथ्य क्या है, इसमें मुख्य विषय वस्तु क्या है, वो हम नीचे बता रहे हैं। यहां से देखिए, क्लियर किया है कि इस संप्रदाय के अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता अथवा ग्रहण करता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, तो वह व्यक्ति उस वस्तु को समग्र रूप में देखता या उसको ग्रहण करता है। जैसे मान लो कोई बालक है, अब बालक जो होता है, आपको पता है कि समग्र रूप में ही किसी भी चीज को ग्रहण करता है या किसी भी चीज को देखता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम किसी बात को बता रहे हैं बच्चों को, कोई भी टॉपिक आप समझा रहे हैं, तो उसको समग्र बताएं, आप उसको पूर्ण बताएं। यदि ऐसा हम करेंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा और उसकी पूरी जानकारी होगी। यदि हम समग्र चीज नहीं बताते हैं तो उनको आधा अधूरा ज्ञान होगा, जो कि उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उनको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, उनको अच्छे से अधिगम नहीं हो पाएगा और पूरा कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं होगा। इसलिए समग्र की बात कही गई है, समग्र की। जैसे मान लो हमने आपको बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो हमने पहले शिक्षा के बारे में बताया, फिर मनोविज्ञान के बारे में बताया, फिर इनकी परिभाषाएं आपको बताई, इतिहास के बारे में बताया। तो हमने समग्र चीज को लेके चलें। अब समग्र चीज को जब हम लेके चलते हैं तो निश्चित रूप से समझ में आता है, और वो आपके लिए अच्छा भी लगता है और आसान भी हो जाता है। इसीलिए समग्र की बात कही गई है यहाँ पर। इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता है अथवा समझता है। ये बात आपको यहाँ क्लियर हो जाती है। अगला यहाँ पर बिंदु है हमारा, इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए किसी भी समस्या को पूर्ण समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, तभी वह उसका हल खोज सकता है। जैसे मान लो कोई भी प्रश्न है या कोई भी समस्या है बच्चों के लिए, तो उस समस्या को या उस प्रश्न को पूरा स्पष्ट बच्चों के सामने रखें।
पूरी तरीका से, पूर्ण रूप में, समग्र रूप में बताएं, तभी जाकर के वह उनका हल खोज सकेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई समस्या बता रहा है, अब समस्या अधूरी बताई उसने, तो आप खुद ही कह दोगे कि भाई पूरी बात बताओ यार, जब तक पूरी बात मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं कैसे इसका समाधान खोजूंगा। बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमें पूरी बात बतानी पड़ती है, समग्र बात बतानी पड़ती है, तभी हम किसी भी बात का हल खोज सकते हैं, किसी भी समस्या प्रॉब्लम का हम हल खोज सकते हैं। जैसे मान लो कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को जब तक आप पूरी बात नहीं बताओगे तब तक आपका इलाज प्रॉपर तरीका से नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? इसलिए हमें पहले पूरी बात को बताना होता है। डॉक्टर की समझ में नहीं आता है तो आपसे और पूछेगा, और भी समझ में नहीं आया तो फिर आपकी जांच भी करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जब उसको समग्र जानकारी हो जाएगी, पूरी जानकारी हो जाएगी आपकी अच्छे से, तभी जाकर के वह इलाज कर सकता है। वही बात हम बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप बच्चों को कोई भी बात बता रहे हैं, किसी भी टॉपिक को बता रहे हैं, जब तक वह पूरा नहीं बताओगे, उनको अच्छे से क्लियर नहीं करोगे, तब तक उनको अधिगम नहीं होगा, अच्छे से उनको क्लियर नहीं होगा, वो कंसेप्ट अच्छे से एकदम फिट नहीं होगा दिमाग में। ठीक है, ये इनका मानना है। इसके अलावा जो विशेष बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी संप्रदाय की देन है। आपने शिक्षण सूत्र पढ़ा होगा, पूर्ण से अंश की ओर, यानी पहले पूर्ण चीज को बताएं, फिर उसके अंशों के बारे में बताएं, अलग अलग पार्टों के बारे में बताएं, अलग अलग हिस्से के बारे में बताएं। ऐसे जैसे पूरा शरीर बता दिया हमने, पूरे शरीर बताने के बाद में हम एक एक अंग को बता रहे हैं, एक एक अंश को बता रहे हैं, तो ये पूर्ण से अंश की ओर बात हो जाती है। तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो इसी संप्रदाय की देन है, इसी संप्रदाय के आधार पर है। यह भी प्रश्न बन जाता है हमारा कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपको उत्तर देना होगा गेस्टाल्ट संप्रदाय। यह पर प्रश्न आपका आ सकता है, गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित कथन सत्य नहीं है या सत्य है, ऐसे भी आपका प्रश्न बन सकता है। आगे कह रहे हैं, दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण गेस्टाल्टवाद के आधार पर ही किया जाता है। यह भी मोस्ट लाइन है आपके लिए, यानी जो दैनिक पाठ्य योजना हम बनाते हैं, दैनिक पाठ्य योजना में समग्र चीजों को रखना होता है, उसमें किसी एक पक्ष को नहीं, सारे पक्षों को लिया जाता है, सारे शिक्षण बिंदुओं को उसमें शामिल किया जाता है। कहने का मतलब समग्र चीजें उसमें आ जाती हैं, इसीलिए पाठ्य योजना का जो निर्माण होता है वो गेस्टाल्टवाद के आधार पर ही किया जाता है। ये भी प्रश्न सीधा सा बन गया कि भाई दैनिक पाठ्य योजना का जो निर्माण है वो किस संप्रदाय के आधार पर किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा गेस्टाल्ट संप्रदाय के आधार पर। इस तरह आपको ये बात समझनी है। इसके बाद में एक लास्ट हमने एक बिंदु और लिखा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि मानव में तर्क चिंतन संबंधी विकास के लिए भी संप्रदाय अत्यंत उपयोगी है। बिल्कुल सही सी बात है भाई। जैसे आपको पता है कि जब समग्र चीज के बारे में हम जान करके फिर सोचते हैं, उसके बारे में हल खोजने की बात सोचते हैं, तो तर्क और चिंतन से संबंधित हमारा विकास निश्चित रूप से होगा। ठीक है, यदि हम अधूरी बात समझते हैं, अधूरी बात बच्चों को बताते हैं, अधूरी बात हमारे पास पहुंचती है, तो फिर तर्क और चिंतन का विकास प्रॉपर तरीका से नहीं होता है। हम उतना सोच ही नहीं पाते हैं जितना हमें उसकी आवश्यकता होती है, जितना हमें वास्तव में सोचना चाहिए, जितना हमारा विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर जानकारी से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बात को, किसी भी समस्या को यदि हम बता रहे हैं किसी के सामने, तो उसको पूरी तरीका से बताएं, उसको पूर्ण रूप में बताएं, उसको समग्र रूप में बताएं। आधा अधूरा बताओगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिसको हम बता रहे हैं उसको भी पूरी जानकारी नहीं होगी और वह उसका अच्छे से समाधान भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसलिए पूरी चीज पर ध्यान रखना है, समग्र चीज पर हमें इसमें ध्यान रखना होगा। तो यही है हमारा गेस्टाल्ट संप्रदाय, जिसको समग्रवादी संप्रदाय भी कहते हैं। 1912 जर्मनी आपको ध्यान में रखना है, प्रवर्तक मैक्स वर्दिमर कोफा कोलर ध्यान रखना है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है, इसका अर्थ पूर्णाकार समग्राकार है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह हमारा ये चौथा और गेस्टाल्टवादी संप्रदाय पूर्ण हो जाता है। इसमें से कोई भी सवाल बनेगा तो आपको यहां से जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे संप्रदाय पूरे हो जाएंगे तो हम एक टेस्ट पेपर यहाँ से जनरेट करेंगे, उसमें आप टेस्ट में देखेंगे कि कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। आप टेस्ट दीजिए, जिससे आपको भी अंदाजा लगेगा कि भाई हमें कितना समझ में आ रहा है। चलिए
अगले संप्रदाय की तरफ चलते हैं। तो देखो मित्रों, यहाँ पर हमारा अगला संप्रदाय यानी कि 5वां संप्रदाय है साहचर्यवादी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है भाई? साहचर्यवादी संप्रदाय। तो इसको भी समझते हैं। साहचर्यवादी संप्रदाय में सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई साहचर्य होता क्या है, क्योंकि तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिए, साहचर्यवादी संप्रदाय, पहले तो जो शब्द हैं उनको समझना जरूरी होता है। देखो, साहचर्य का मतलब होता है बच्चों संबंध। क्या होता है? संबंध। ये आपको समझना। एक तो साहचर्य का मतलब संबंध है। जब किसी के बीच में आपस में साहचर्य स्थापित हो जाता है तो वो जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक होने लगती है। ठीक है, बताऊंगा उदाहरण से कैसे होता है ये सब। अब देखो, यहाँ पर आपको बात याद रखनी है, एक तो प्रवर्तक वाली कि भाई इसका प्रवर्तक कौन है। तो प्रवर्तक में आपको जॉन लॉक याद रखना है, इंग्लैंड के हैं ये। प्रवर्तक कौन है इसका? जॉन लॉक। ठीक, साहचर्यवादी संप्रदाय का प्रवर्तक जॉन लॉक है। इसके बाद में समर्थन करने वालों में आपको नाम याद रखने हैं, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर, अलेक्जेंडर वेन। ये 4 व्यक्तियों के नाम आपको समर्थन करने वालों में याद रखने हैं। ठीक, कौन कौन से? जेम्स मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर है और अलेक्जेंडर वेन है। ये क्या है? समर्थक हैं। प्रवर्तक जॉन लॉक है। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। एक मोस्ट जो इससे संबंधित फैक्ट है वो ये है, देखिए यहाँ, यह है मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। यह जो आपका संप्रदाय है साहचर्यवादी संप्रदाय, ये सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। ये भी फैक्ट हमारे लिए मोस्ट है। ठीक, अब इसमें विशेष क्या है, इसमें किस बात पर विशेष जोर दिया जाता है, वो हम आगे समझ रहे हैं। देखिए, यहां हमने स्पष्ट किया है कि इस संप्रदाय में आत्मज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है। आत्मज्ञान पर, यानी स्वयं की जो जानकारी होती है, स्वयं के बारे में समझना, जानना, आत्मज्ञान होना, इस पर ज्यादा जोर दिया है। कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए तो वह प्रत्येक समस्या से या परिस्थिति से साहचर्य स्थापित करके सफल हो सकता है, अर्थात तो उसके मस्तिष्क से असफलता का भय समाप्त हो सकता है। ये बिल्कुल सही है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है जिसको आत्मज्ञान हो गया, अच्छे से आत्मज्ञान हो जाता है, तो वह प्रत्येक समस्या या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी बाधा है, उस बाधा या उस समस्या के साथ में वो संबंध स्थापित कर लेता है, एक साहचर्य स्थापित कर लेता है और ऐसा करके वह सफल हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसके मस्तिष्क से जो असफलता का एक डर था, असफलता रूपी एक भय था, वो समाप्त हो जाता है साहचर्य स्थापित हो जाने से। ठीक है, इस तरह से आपको यहां पर समझना है। तो साहचर्य स्थापित की जो बात कही है, साहचर्य की जो बात कही है, वो साहचर्यवादी संप्रदाय के अंतर्गत कही जाती है और साहचर्य से तात्पर्य यहां पर संबंध से है। अब इसमें जो मेन बात है, एक बहुत ही मोस्ट है, वो मैंने यहां लिखी है। देखिए, इस संप्रदाय में जॉन लॉक ने मस्तिष्क को टेबुला रजा नाम दिया है, जिसका अर्थ स्लेट होता है। बहुत ही मोस्ट लाइन है ये। यानी कि जॉन लॉक ने मस्तिष्क को क्या नाम दिया है? टेबुला रजा। टेबुला रजा, जिसका अर्थ होता है स्लेट। अब देखो, यहां से प्रश्न बन जाता है कि साहचर्यवादी संप्रदाय में जॉन लॉक ने मस्तिष्क को किस नाम की संज्ञा दी है या किसकी संज्ञा दी है? तो आपको ध्यान में रखना होगा टेबुला रजा। टेबुला रजा। अब अगला सवाल बनेगा कि टेबुला रजा से क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? उत्तर होगा स्लेट। क्या अर्थ है? स्लेट। ठीक है, ये मोस्ट फैक्ट हैं, यहां से आपके प्रश्न बन जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे इसमें और भी कुछ मेन बातें हैं जो इससे संबंधित हैं, उनको भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि आगे वर्तमान में इस संप्रदाय के हम 2 हिस्से पढ़ते हैं, यानी कि इसको 2 रूपों में हम इसको समझते हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिए, यहां पर स्पष्ट किया है कि यह संप्रदाय ब्रिटिश कालीन अनुभववाद का एक परिवर्तित रूप माना जाता है। देखिए बच्चों, पहले क्या है, ब्रिटिश काल में एक संप्रदाय चलता था अनुभववाद। अनुभव पर आधारित था, एक्सपीरियंसेस पर आधारित था।
अनुभववाद, उसी का ट्रांसफर रूप यानी कि उसी का परिवर्तित रूप है ये कौन सा, साहचर्यवादी संप्रदाय। क्लियर है बात। अब कह रहे हैं कि वर्तमान में इस समय दो प्रकार के ये माने जाते हैं, यानी कि जो साहचर्यवाद है हमारा वो वर्तमान में इस संप्रदाय को हम दो रूपों में पढ़ रहे हैं या दो रूपों में हम इसको समझते हैं। अब दो रूप कौन कौन से हैं इस साहचर्यवादी संप्रदाय के, वो यहां पर हम बता रहे हैं। सबसे पहला रूप है इसका, देखिए प्राचीन साहचर्यवाद, यानी प्राचीन साहचर्यवाद हो गया पहला रूप, और दूसरा रूप हो गया आधुनिक साहचर्यवाद। देखो प्राचीन साहचर्यवाद क्या है, कह रहे हैं कि इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। किससे है, दर्शन शास्त्र से, तथा इसका समर्थन भी दर्शन शास्त्रियों ने किया है, जिनमें जेम्स मिल का नाम आता है, जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। यह बात भी फैक्ट है कि प्राचीन साहचर्यवाद जो है इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है, और दर्शन शास्त्रियों ने ही क्या किया है, समर्थन किया है। निश्चित है, उसमें नाम भी बताएं, जेम्स मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, ये प्रमुख व्यक्ति हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो हो गया प्राचीन साहचर्यवाद, दूसरा है आधुनिक साहचर्यवाद। इसका संबंध मनोविज्ञान के व्यवहारवादी स्वरूप से है। जो हमारा व्यवहारवादी स्वरूप है ना, उससे हमारा इसका स्वरूप माना जाता है। अब इसका समर्थन कौन करते हैं, जितने भी व्यवहारवादी लोग हैं वो इसका समर्थन करते हैं, जिसमें मुख्य नाम थॉर्नडाइक है, पावलव, स्किनर, एबिंगहॉस आदि ने इसका समर्थन किया है। ठीक है, क्योंकि ये मेन व्यक्ति हैं जो व्यवहारवाद को स्वीकार करते हैं, तो इसका भी निश्चित रूप से वो क्या करेंगे, समर्थन करेंगे, सीधी सी बात है। तो ऐसे करके फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा साहचर्यवाद जो संप्रदाय है वो हमारा पूरा हो जाता है, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो जो मेन फैक्ट हमने बताए हैं वो आपको ध्यान में रखने होंगे, यानी कि प्रवर्तक जॉन लॉक ध्यान रखना है, समर्थन में आपको जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, अलेक्जेंडर वेन याद रखना है। ये आपका संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। आत्मज्ञान पर विशेष इसमें जोर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें जो मेन बात बताई कि इसमें जॉन लॉक ने मस्तिष्क को टेबुला रजा नाम दिया है, जिसका अर्थ स्लेट होता है। इसके बाद में ब्रिटिशकालीन अनुभववाद का ये परिवर्तित रूप माना जाता है। इसके दो रूप हैं संप्रदाय, इसके दो रूप हैं वर्तमान में, प्राचीन साहचर्यवाद और आधुनिक साहचर्यवाद। ठीक है, इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा सेकंड लास्ट है 6वें नंबर पे व्यवहारवादी संप्रदाय। चलिए अगले संप्रदाय को हम समझ रहे हैं। देखिए 6 नंबर पे व्यवहारवादी संप्रदाय। हम आपको पहले ही बता चुके कि भाई 7 संप्रदायों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले व्यवहारवादी जो संप्रदाय है उसका प्रवर्तक आपसे पूछा जाए, मान लो कि भाई इसका प्रवर्तक बताइए, तो आपको उत्तर देना होगा जॉन ब्रॉड्स वाटसन, यानी जेबी वाटसन। कौन है, जेबी वाटसन। व्यवहारवादी संप्रदाय का प्रवर्तक जेबी वाटसन को माना जाता है। और ये बात कब की है, कब निर्माण हुआ है, 1912 अमेरिका में। 1912 अमेरिका में हुआ है, क्योंकि वाटसन अमेरिका का ही है ऐसे। उसके बाद में आगे इसमें जो मेन फैक्ट है, ठीक है, इसका प्रतिपादन किस तरह से किया गया है वो यहाँ पर हम बता रहे हैं। कहते हैं कि वाटसन ने अपने 11.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट पर शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग करके सन 1912 में इसका प्रतिपादन किया। यानी कि जो संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं व्यवहारवादी संप्रदाय, इस व्यवहारवादी संप्रदाय का जो प्रतिपादन है वो 1912 में हुआ है। कैसे हुआ, वाटसन ने अपने 11.5 वर्षीय पुत्र था जिसका नाम था उसका अल्बर्ट, उस अल्बर्ट पर इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किया था। अब शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम डिटेल से जब अधिगम का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको हम क्लियर करेंगे इस चीज़ को। वैसे आप थोड़ा बहुत जानते होंगे इसके बारे में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि 1912 में इसका प्रतिपादन हुआ है। और किस बालक पर उन्होंने ये प्रयोग किया था सिद्धांत का, तो उसका नाम है अल्बर्ट। कितने वर्ष का है, 11.5 वर्ष का। किसका है, खुद का ही है। ऐसे दूसरे के बच्चे पे कौन करने देगा भाई। आगे इसमें फैक्ट याद रखना है, इस संप्रदाय में ही मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान कहा गया तथा वाटसन व्यवहारवाद का जनक कहा गया।
देखो ये इसमें दो बात यहाँ पर क्लियर होती है, क्या नहीं कि जो व्यवहारवादी संप्रदाय है, इस व्यवहारवादी संप्रदाय में ही मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान कहा गया। बहुत ही एक अच्छी बात है। मान लो प्रश्न आ गया कि सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, कहाँ पर? व्यवहारवादी संप्रदाय में। या फिर ये कथन किससे संबंधित है? तो बताना होगा व्यवहारवादी संप्रदाय से। तथा वाटसन व्यवहारवाद का जनक कहा गया। सवाल बनता है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो सिंपल है, ये तो सब नॉर्मल जानते हैं अपन, वाटसन को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे। और कब? 1912 में उन्होंने ये इसका निर्माण किया है, ऐसा मानो, इसका मतलब प्रतिपादन किया है। आगे कह रहे हैं इसमें शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक को माना जाता है। देखिए इसके अंदर जो केंद्र बिंदु है, मुख्य बिंदु, वो किसको माना जाता है? बालक को। यानी कोई भी बालक है उस बालक को केंद्र बिंदु माना जाएगा इसके अंदर। बालक के हिसाब से ही हम शिक्षण, हमारी जो प्रक्रिया है, हमारे जो कुछ शिक्षण की हमारी जो सामग्री है वो सब तय की जाती है। यानी बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, किस विधि का प्रयोग करना है, किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना है, ये सारी बातें जो हम सोचेंगे वो बालक को केंद्र में रख के सोचेंगे। यानी बालक के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे, क्योंकि बालक मुख्य है। ये पहले की तरह सिस्टम नहीं है कि भाई टीचर मुख्य था, वहां पर शिक्षक केंद्रित व्यवस्था थी। शिक्षक केंद्र था, वहां पर शिक्षक जो था वो केंद्र बिंदु था। यानी अपनी इच्छा से पढ़ाएगा, चाहे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वहां पर ज्यादा कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जब आज व्यवस्था बदल गई है, वर्तमान समय में हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें केंद्र बिंदु बालक को माना गया है। बालक की रुचियों को ध्यान में रखा जाएगा, बालक की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा, उसकी बुद्धि स्तर को ध्यान में रखा जाएगा, उसके लेवल को, IQ वगैरह सबको ध्यान में रखा जाएगा। आपको पता है कि जैसे मान लो आप पढ़ा रहे हो, चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हो, और बच्चों की रुचि नहीं है, बच्चे तत्पर नहीं है, पढ़ने के लिए राजी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं सिखा सकते उनको, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि वो तैयार ही नहीं है। आपने साइकोलॉजी में एक प्रसिद्ध उदाहरण पढ़ा होगा कि आप घोड़े को जबरदस्ती तालाब तक लेकर तो जा सकते हो, लेकिन पानी पीने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं तेरे को तो पानी पीना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो पानी पीने के लिए तैयार नहीं है, वो तत्पर नहीं है। इसी तरह जब कक्षा के अंदर बच्चे तैयार नहीं हो, पढ़ने के लिए तत्पर नहीं हो, उनकी रुचि नहीं हो, तो उनको हम किसी भी तरह नहीं पढ़ा सकते, चाहे कितनी भी मेहनत करो, कितना भी अच्छा आप पढ़ाओ, क्योंकि वो तैयार नहीं है, वो तत्पर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो केंद्र बिंदु किसको मान के चल रही है? बालक को। यानी बालक को देखिए, बालक की रुचियों का ध्यान रखो, बालक की इच्छा क्या है, बालक किस तरह से पढ़ना चाहता है, बालक को किस शिक्षण विधि समझ में आ रही है, बालक को कौन से टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, वो सब हमें सोचना होगा बच्चे को देखते हुए। ठीक है, इस तरह से आपको ये अपनी शिक्षण की जो प्रक्रिया है, रणनीति आपको तैयार करनी होती है। आगे कह रहे हैं कि वाटसन ने सन 1925 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्यवहारवाद के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि चेतना को किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता और न ही इसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। ये बात उन्होंने बताई है। तो यहां से एक हमारे लिए एक प्रश्न बन जाता है कि वाटसन की पुस्तक का क्या नाम है? तो उत्तर होगा व्यवहारवाद। ठीक है, अब कब की बात है? 1925 में उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में बताया है। तो 1925 की बात है, ये पुस्तक लिखी गई है 1925 में। और इसमें क्या बताया उन्होंने कि चेतना को किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते आप। चेतना क्या है इसके बारे में आप चाहे कितने भी प्रयोग करो, कैसा भी प्रयोग करो, उससे आप सिद्ध नहीं कर सकते उसको, और नहीं इसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। कैसे कर सकते हो आप चेतना के बारे में, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर मित्रों आप समझ गए होंगे कि व्यवहारवादी संप्रदाय क्या है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो याद रखनी है, और यहां से आपका प्रश्न कैसे बन सकता है, ये भी हम साथ साथ में बता रहे हैं। पूरा साइकोलॉजी का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे बहुत सरल तरीका से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लगातार क्लास आपको मिलेंगी, तो आप जुड़ सकते हैं चैनल से, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, क्योंकि आपको फ्री में फ़ायदा मिलेगा, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से। अब देखो आगे आपको इसमें जो कुछ चीज़ें फ्री में भी मिलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें पेड भी हैं। लेकिन पेड भी मानो कि बहुत कम कीमत पे है, तो वो कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है, 150, 200, 250 रुपये कोई कीमत नहीं होती है। आपको कई चीज़ें उसमें हम देंगे, आपको टेस्ट भी बनाएंगे, उसमें हम टॉपिक वाइज नोट्स भी आपको हम देंगे, वीडियो आपको देंगे।
ठीक है। इसके अलावा ऑडियो भी हम आपको दे रही हैं वहाँ पर, तो बहुत सारा मैटर आपको मिलेगा और आपको पूरा टाइम मिलेगा एग्जाम तक का। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बाउंडेशन है नहीं आपके लिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने, आप जब तक पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं एग्जाम तक, ऐसा। आगे देखिए, लास्ट है हमारा इसमें संरचनावादी संप्रदाय। एक लास्ट संप्रदाय है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए 7 नंबर का है, लास्ट संप्रदाय है संरचनावादी संप्रदाय। तो इसमें सबसे पहले प्रवर्तक का नाम याद रखना है। देखिए प्रवर्तक हैं इसके विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट और ईवी टिचनर, 2 व्यक्तियों का नाम याद रखना है, विलियम वुंट और ईवी टिचनर, ठीक है। अब ये 1879 जर्मनी में इसकी उत्पत्ति या इसका निर्माण या प्रतिपादन किया है इसका, 1879 में जर्मनी। अब 1879 आपने नाम सुनते ही आपको एक बहुत बड़ी घटना याद आ रही होगी, दिमाग में आ रही है क्या? कि भाई 1879 में दुनिया के अंदर एक विशेष काम हुआ था मनोविज्ञान के क्षेत्र में। अब क्या हुआ था उसको मैंने लिखा है नीचे, स्पष्ट किया है। देखिए यहां से पढ़ते हैं। तो प्रवर्तक विलियम वुंट ईवी टिचनर हो गया, 1879 के अंदर जर्मनी में इसका प्रतिपादन हुआ है। यहां से आपको समझना है। देखिए विश्व के अंदर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थित कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 में इस संप्रदाय के अंतर्गत ही स्थापित की गई। यानी कि 1879 के अंदर दुनिया के अंदर सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई और ये जर्मनी के अंदर लिपजिंग नामक शहर है और उस शहर के अंदर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, वहां पर यह काम हुआ है और यह काम संरचनावादी संप्रदाय के अंतर्गत ही हुआ है, ठीक है। तो ये इस संप्रदाय का एक विशेष काम है, बहुत ही एक विशेष पहचान दुनिया के अंदर हुई है जो कि पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां खोली गई? जर्मनी में। कहां पर? लिपजिंग नामक शहर में। किस विश्वविद्यालय में? कोई कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। कोई कब? 1879 में। किस संप्रदाय के अंतर्गत हुआ? ये सब संरचनावादी संप्रदाय के अंतर्गत हुआ है। अब देखो आगे इसमें क्या फैक्ट है, जो मेन बातें हैं वही आपको ध्यान रखनी है। आगे कह रहे हैं कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। जो संरचनावादी संप्रदाय है इन्होंने मनोविज्ञान को क्या माना? चेतना का विज्ञान। इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। अब इसके बारे में डिटेल से हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, शुरू में जब हम मनोविज्ञान में पढ़ा रहे थे, आपको उसका अर्थ बता रहे थे, परिभाषाएं बता रहे थे, वहां इसको डिटेल से हमने समझाया था। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है संरचनावादी संप्रदाय ने। ऐसे आगे है, इस संप्रदाय में चेतना को विशेष महत्व दिया गया है तथा मन व मस्तिष्क की संरचना में चेतना को स्थान दिया गया है। तो यहां पर मुख्य बात है कि चेतना को विशेष यहां पर महत्व दिया गया है इस संप्रदाय के अंतर्गत, और मन व मस्तिष्क की संरचना में भी चेतना को स्थान दिया गया है। यानी जो मन या मस्तिष्क की जो संरचना होती है उसमें चेतना का विशेष महत्व यहां पर बताया जा रहा है। ऐसे यहां पर ये कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। अब इसको आगे और क्लियर यहां पर किया गया है। कह रहे हैं कि इस संप्रदाय का मानना है कि मस्तिष्क की संरचना का निर्माण तभी हो सकता है जब उसमें चेतना की परिकल्पना की जाए। बिना चेतना की परिकल्पना के हम मस्तिष्क की संरचना नहीं कर सकते। ये बात यहां पर मुख्य है, समझ गए बात को? यानी मस्तिष्क की संरचना का निर्माण तभी हो सकता है जब उसमें चेतना की क्या हो? परिकल्पना, तभी संभव है। चेतना के अभाव में मस्तिष्क का अस्तित्व संभव ही नहीं है। मस्तिष्क का अस्तित्व तभी है जब चेतना की बात है, चेतना है, और चेतना नहीं है तो मस्तिष्क का कोई मतलब ही नहीं है। भाई हमारा चेतन मन है वो एक्टिव नहीं है, चेतन मन हमारा सही नहीं है, तो बताइए मस्तिष्क का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर वहां पर हमारा दिमाग का अस्तित्व चेतन की वजह से है, और चेतन ही नहीं है मान लो, वो मान लो इनएक्टिव हो गया, डीएक्टिव हो गया मान लो, तो फिर आपको पता है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर तो मस्तिष्क का अस्तित्व चेतन की वजह से है। यह बात यहां पर विशेष रूप से बताई है क्योंकि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान इस संप्रदाय ने माना है। ऐसे आगे कह रहे हैं, अब देखो यहां पर एक लास्ट लाइन और है, देखो कह रहे हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग सबसे पहले इसी संप्रदाय में किया गया तथा इसके प्रयोग पर जोर दिया गया। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो वैज्ञानिक उपागम है उनका प्रयोग सबसे पहले संरचनावादी संप्रदाय के अंतर्गत किया है और इसके प्रयोग पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया है।
तो यहाँ पर हमारा ये लास्ट और 7वां संरचनावादी संप्रदाय पूर्ण हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है प्रवर्तक विलियम वुंट, ईबी टिचनर। कब की बात? 1879 जर्मनी। जर्मनी में विशेष काम क्या हुआ? दुनिया के अंदर पहली बार जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 में इसी संप्रदाय के अंतर्गत मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई। इस संप्रदाय के अंतर्गत मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है। इस संप्रदाय में चेतना को विशेष महत्व दिया गया है। मन व मस्तिष्क की संरचना में चेतना को स्थान दिया है इन्होंने। तो ये मेन जो फैक्ट हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, कोई भी सवाल आता है मान लो, तो उसमें आपको पता है कि थ्योरेटिकल सवाल आता है, व्यवहार पर आधारित सवाल आता है, तो वहाँ पर कथन पूछे जाते हैं, सही गलत की बात पूछी जाती है। मान लो पूछ लिया कि संरचनावादी संप्रदाय से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, या कौन सा कथन संरचनावादी संप्रदाय से संबंधित है या नहीं है, तो दोनों ही बात पूछ सकते हैं। अब ये सवाल आप तभी सही कर सकते हो जब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, नहीं तो गलत होगा, सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते आप। आपको क्लियर रखना होगा, समझना होगा कि साचार्यवादी संप्रदाय क्या होता है, इसमें क्या बात बताई गई है, ठीक है, मेन इसका प्रवर्तक कौन है, किस बात पर विशेष जोर दिया गया है, व्यवहारवादी संप्रदाय क्या है, संरचनावादी संप्रदाय क्या है, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय क्या है, प्रयोजनवादी संप्रदाय क्या है, कार्यात्मवादी संप्रदाय क्या है। ये हमारे मुख्य 7 संप्रदाय हमने बताए। वैसे तो मित्रों आपको पता है कि बहुत सारे संप्रदाय हैं, ये फिक्स नहीं है कि भाई ये संप्रदाय पूरे हो गए, इसके अलावा बहुत सारे संप्रदाय और भी हैं, लेकिन वो क्या है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर हमने आपको 7 संप्रदायों के बारे में बताया है, और आप ये भी जानते हैं कि 7 संप्रदाय के अलावा बहुत सारे संप्रदाय और भी हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर केवल 7 के बारे में ही बताया है। और 7 को अच्छे से समझना है, इनके बारे में जो भी जानकारी हमने बताई है वो आपके मस्तिष्क में अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो जाता है संप्रदाय वाला टॉपिक। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे हम बना रहे हैं, आपको टेस्ट जनरेट करेंगे, टेस्ट में आप अपना ये पता लगा सकते हो कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अब कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो तो अभी हम देखेंगे, भाई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबको जो कौन सा टॉपिक रहेगा सही कॉमन, वही हम टॉपिक लेंगे उसमें। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा हम विश्वास करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, वंदे मातरम, धन्यवाद।